चलो बच्चों, नए चैप्टर का नाम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। सुंदरता से नोट्स बनाओ, कम से कम 3 पेन होने चाहिए सबके हाथों में, एक काला, एक नीला और एक मोस्ट प्रोबेबली लाल या हरा। तो थोड़ा सा सुंदर जितने नोट्स उतनी अच्छी याददाश्त, जितनी अच्छी याददाश्त उतना अच्छा पेपर में नंबर। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले डालेंगे स्टामक, स्टामक करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में डालेंगे पॉइंट नंबर 1। पहले सुन लो फिर लिखना। पॉइंट नंबर 1 ये है, बहुत बेसिक सी बात है, 10वीं से जानते हो आप। हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स, ठीक है सर। ये 2 हिस्सों में क्लासिफाइड है हमारे जीवन में। नेचर में कुछ कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कुछ कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली वो होते हैं जो अल्केन्स हों। अल्केन मतलब जो सिंगल बॉन्डेड जुड़े हों। इतना शायद हमको जीओसी से पता है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड फर्दर 2 प्रकार के होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन कहलाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन कहलाएगा। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। थोड़ा सा यहीं पे कैटेगराइजेशन लिखा हुआ है मैंने, देखो बच्चे ने काफ़ी सुंदरता से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको वर्टिकल कर देता हूँ कि आपको पूरा दिखे। पहले सुन लीजिएगा बच्चों फिर लिखिएगा। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो अल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्यों होता है मैं आपको अलग से फिर से समझा देता हूं। अल्केन्स वो होते हैं जो जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 4, तो बॉन्ड पेयर कहला देंगे 4। कार्बन में लोन पेयर बचेंगे 0, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कहलाता है स्टेरिक नंबर, जो कि हो जाएगा 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो कितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? 4। सबसे सिंपलेस्ट एनर्जी का होता है S, एक S और 3 P, तो चारों ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इसलिए नाम हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम का शेप क्या होता है अगर उसमें लोन पेयर नहीं है? शेप होता है उसका टेट्राहेड्रल, तो अल्केन का शेप होगा टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप मैंने बनाया भी हुआ है, एक बार फिर से बना देता हूँ क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा सा बना हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने बहुत बड़े से विस्तार से बनाया था, एक बार फिर बना दे रहा हूँ मैं। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है सेंटर में एक एटम, एक ऊपर और नीचे 3 एटम्स ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये बन गया ट्राइंगल बेस में, और ये हो गया उसका ऊपर का पिरामिड। हालांकि पिरामिड कहलाता नहीं है क्योंकि ऊपर भी एक बॉन्ड है, और एक्चुअली इसके जानकारी ये कि यहाँ पे सारे बॉन्ड की बॉन्ड एंगल बराबर होता है। इसको 3D में देखोगे तो एकदम बराबर बॉन्ड एंगल होगा सबका। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है कोई बताएगा जोर से बोल के? 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बिल्कुल सही। हेलो, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? नो सर। अच्छा, नो सर। शेप इसका ऐसे बना हुआ है, एंगल देख लो बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट बच्चे ने साफ साफ लिखा हुआ है। अब बात आती है एस कैरेक्टर की। एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा? जो भी 4 ऑर्बिटल्स यूज करेगा कार्बन बॉन्ड बनाने में ताकि वो अल्केन बन पाए, वो 4 बॉन्ड 4 ऑर्बिटल्स को रिक्वायर करेंगे। वो चारों ऑर्बिटल्स क्या होंगे सर? एक S और 3 P, लेकिन वो सब अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। लेकिन इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर आपसे कोई पूछे s का प्रतिशत कितना है, s की पार्टनरशिप कितनी है इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो पार्टनरशिप या s कैरेक्टर निकालने के लिए हमें बस सोचना ये है कि s कितना है? 1 है। टोटल लोग कितने हैं? 4 है, इंटू 100, तो ये परसेंटेज कितना हुआ बच्चों? 25%। 25%। सर ये परसेंटेज क्यों निकलवा रहे हो? क्योंकि बेटा भले कोई कार्बन ही हो, लेकिन अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की भूख में फर्क होगा। कैसे फर्क होगा सर? कॉमन सेंस से सोचो सर, न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? s की p, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस के पास होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होगी। इसलिए सच्चाई ये है बेटा कि भले कोई एटम सेम हो, मॉलिक्यूल जब वो बनता है तो हाइब्रिडाइज करेगा अपने ऑर्बिटल्स को, और हाइब्रिडाइज करने के बाद जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का प्रभाव होगा। और न्यूक्लियस अपने प्रभाव में करेगा क्या? अरे सर प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक्चुअली जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। हेलो, यस सर। अच्छा,
तो मास्टर कैसे बढ़ गई यार? अरे रुक जाओ, कंपेयर करने दो। बढ़ना घटना तो 2-3 लोग के रिस्पेक्ट में होगा ना। तुम्हारे पास अकेले के पास जो संपत्ति कैसे बताएं, ज़्यादा की कम, कंपेयर तो करने दो। तो भैया एस कैरेक्टर यहाँ पे 25%। ये जानकारी यहाँ लिखी हुई है इस बच्ची ने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया है, बोला इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ये बात मैंने आपको समझा दी, यहाँ पे लिखी भी है। अब आइए अल्कीन में आ जाए। अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड्स गिने जाते हैं। अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन एक डबल बॉन्ड बनाता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसा है तो ये सिग्मा बॉन्ड 3 बनाएगा और ये एक जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं होता। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो कितने ऑर्बिटल लगे? एक s और 2p, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। अल्कीन का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप की, यहाँ फोटो भी बनी है 2 कार्बन के अल्कीन, और बॉन्ड एंगल यहाँ पे आ जाता है 120 डिग्री का। एस कैरेक्टर यहाँ पे निकालोगे तो एस 1 है, टोटल 3 है, इंटू 100 यानी कि 33.33%। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। चलो, जिसको बॉन्डिंग में तकलीफ होगी उसको दिक्कत हो सकती है बच्चों, तो पूछ सकते हो जिस नहीं पढ़ा है मेरे से, पर आगे अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होगा। क्यों सर? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा ये और ये बाकी के सर ये 2 तो पाई हैं, पाई बॉन्ड को बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं करते। तो अगर इस कार्बन के लिए आपसे कोई पूछेगा बॉन्ड पेयर कितने, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने बना रहा है, तो 2। लोन पेयर यहाँ पे भी एक भी नहीं बचे तो लोन पेयर 0 है। स्टेरिक नंबर यहाँ पे 2 है, अगर 2 है तो एक s और एक p, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे कोई पूछेगा शेप क्या है, तो इसका शेप क्या है? लीनियर। हमने बनाया भी सीधा लीनियर होगा तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और एस कैरेक्टर 1/2 इंटू 100 इज 50%। मतलब कि एस कैरेक्टर अल्काइन में सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले तीनों कार्बन है लेकिन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा? अल्काइन का। उससे कम अल्कीन का, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अल्केन का कार्बन। हेलो, यस सर। अल्केन्स में स्टार मार्क डालेंगे। सबसे पहला स्टार मार्क नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म, और शायद मैंने आपको GOC1 इसीलिए रिवाइज कराया है क्योंकि अब ये नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म हमारे लिए बहुत आसान चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, है ना। चलो, तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म डाल दिया सबने? हेलो, यस सर। चलो, अब नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म जो हमने GOC1 में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, और तो और ये NCERT के ही एग्जाम्पल से मैं चालू कर रहा हूँ। तो बच्चों सीधा पॉइंट नंबर 1 में एग्जाम्पल लिखेंगे ड्रॉ एंड नेम ऑल आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 एंड ऑल्सो गिव रिलेशन अमंग वेरियस आइसोमर्स। पहले सवाल लिखो बेटा, ये सवाल ही आपको मोर और लेस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, IUPAC रिवाइज करा देगा। कैसे? पहले सवाल लिखो फिर देखते हैं। सवाल लिखो तो हाँ बोलो। बच्चों ऐसे सवाल अगर आप JEE नीट की बात करो तो वहां भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस वो ABCD में ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, 4 6 5 6 ऐसे ABCD करके ऑप्शन डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में बेटा स्ट्रक्चर्स बनाते आने चाहिए। अच्छा, वो भी ऐसे बनाते आने चाहिए कि कोई छूट भी ना जाए। तो सर उसके लिए कोई प्रोसेस, एक प्रक्रिया फॉलो करे कि हाँ बेटा एक कॉमन सेंस है, आइए उसको फॉलो करें। कभी भी बेटा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूले से ये कॉमन सेंस लगा के देख लो कि उसमें सैचुरेशन है कि नहीं है। तो अगर आप कॉमन सेंस से, बहुत आसानी सी बात है कि C6H14 है सर, तो मतलब अगर n का वैल्यू 6 है तो 2n यानी कि 6 2 12 प्लस 2 ये तो 12 है सर, मतलब ये सैचुरेटेड होगा। हेलो, यस सर। अच्छा, यस सर। तो सर मतलब डबल बॉन्ड की हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बेटा नहीं है। तो आइए इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाएं। कैसे बनाएंगे हम बेटा? 6 है ना, तो सबसे पहले 6 को एक सीधे स्ट्रेट लाइन में लगा दो। ठीक है, ये क्या बन गया? नाम भी लिख दिया मैंने, हेक्सेन। अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो। दूसरा बेटा 6 की चेन है, अब एक काम करो 6 की चेन को 5 की चेन बना दो। फिलहाल ये अपन बाद में बनाएंगे, इस बच्चे ने गलत किया है, ऑर्डर में बनाना आप। तो दूसरा हम ये बना रहे हैं, कैसे? 6 की चेन में एक कार्बन तोड़ लिया तो 5 की चेन बना दी। अब जब 5 की चेन बनाओगे तो बेटा
पहले कार्बन में और आखिरी कार्बन में अब वो ब्रांच नहीं लगा सकते, मतलब ये वाली ब्रांच। क्यों? क्योंकि सर इधर लगाते तो भी 6 की चेन हो जाती है और इधर भी 6 की चेन है, वो तो हो चुका है केस फर्स्ट वाला। तो अब बचा क्या सर? बचा बेटा इसको या तो इस पोजीशन में लगा दो या तो इधर लगाओ, इधर मतलब इधर और इधर, तो बात सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहां लगाओगे तो नंबरिंग इधर से आएगी 1 2 और यहां लगाओगे तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2। हेलो, फिलहाल मैंने यहां 30 इधर लगा दिया है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है कि मैं इसको व्हाइट बोर्ड में करके बताऊं फिर से? सर आ रही है। चलो एक काम करता हूं मैं, क्योंकि इस बच्चे ने ऑर्डर थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया है, तो मैं आपके लिए पहले स्ट्रक्चर्स बना देता हूं, फिर आप लोग मुझे नाम बताते जाइएगा, ठीक है? मैं कर ही देता हूं उसको। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला, कैसे बनाना है सर? जितने कार्बन की मेन चेन है उसको सीधे बना दो। हेलो, नाम क्या हो गया बच्चों इसका? हेक्सेन। हेक्सेन। फिर 6 में से एक कार्बन तोड़ लो तो चेन कितने की बची? 5 की। कितने कार्बन की बची? 5। अब मैंने कहा भाई पहले में और आखिरी में नहीं लगाना क्योंकि वापस 6 की चेन हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या बचा? या तो सर सेकेंड इधर में लगा दो या तो इधर लगा दो, बात एक ही होगी। क्यों सर? इधर लगाओगे तो नंबरिंग क्या होगी इसकी? मेन चेन ये मान ली जाएगी, नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो इसका नाम बोलो। 2 मिथाइल पेंटेन। बेटा क्लोरो कहाँ से आ गया? 2 मिथाइल पेंटेन। हेलो, पेंटेन। यस Yes, sir. और ऊपर वाले का नाम मैंने लिखा नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप खुद लिख लोगे, पर लिख दे रहा हूँ। चलो हेक्सेन। अब सर अब क्या करें? अब बेटा फिर वही काम सोचो, अभी भी 5 के चेन में अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरे थोड़ी किए हैं। कैसे सर? बेटा 5 की चेन बनाई, यहां पे भी लगाते हो, मान लो आप इधर लगा देते हो इधर, तो बात तो वही हो जाएगी। फिर भी नंबरिंग आदमी करेगा 1 2 3 4 5, तो सेकेंड जैसा सेम हो गया, तो यहां लगाने का मतलब नहीं। तो अब क्या ऑप्शन बचा है सर? यहां लगा दो। इसका नाम बोलो बच्चों। 3 मिथाइल पेंटेन। Pentane. तो C6H14 के कितने स्ट्रक्चर्स बना लिए अपन ने? अभी 4। अभी कितने बना लिए? 3। हेलो, Yes, sir. यस सर। पहले ये 3 स्ट्रक्चर्स बना के 3 के नाम लिख लो, फिर आगे बनाएंगे, पर मुझे पेज बदलना पड़ जाएगा। पहले बनाओ और लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट। अब सर ऐसा है कि 5 की चेन तो हो गई मेन चेन, अब क्या करें सर? बेटा आप 4 की चेन बना लो। तो अब कितने कार्बन आपके पास हैं बेटा? 2 कार्बन है, तो वो 2 कार्बन को कैसे लगाएं सर? अलग ही लगाना पड़ेगा। क्यों सर? अरे यार तुम देखो, यहाँ तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ भी लगा नहीं सकते क्योंकि 5 की चेन हो जाएगी, कोई एक भी लगा दिया तो 2 ही ऑप्शन बचे, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है। कई लोग कहते हैं सर दोनों कार्बन इकट्ठा लगा दें हम। बेटा तो ये भी स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। कैसे? अरे मेन चेन ये हो जाएगी अब, और नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ये तो बना चुके हैं ना अपन। हेलो, यस सर। तो मतलब ये भी ऑप्शन सोचना सही नहीं है। तो सही क्या है सर? अरे बेटा 4 की चेन बनाओ और दोनों ब्रांचेस को अलग अलग लगा दो। हेलो, Yes, sir. यस सर। उसमें भी पहले और आखिरी में तो लगा नहीं सकते वरना 5 की मेन चेन हो जाएगी। तो एक को लगा दो यहाँ, एक को लगा दो यहाँ। अरे सर हम दोनों एक में लगा दें तो क्या दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुक जाओ ना, बनाने में समय तो लगेगा ना। जो चाह रहे हो वो कर लो, मतलब एक को लगा दो इधर, दूसरे को भी लगा दो इधर। अगर सर इसको यहाँ लगाते तो अरे तो बात तो सेम ही होती ना बेटा। अभी नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4, अगर यहाँ लगाते तो नंबरिंग यहाँ 2 हो जाती, तो बात तो सेम रहती। तो ये आपके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स और बन गए, बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. ऊपर Yes, sir. ऊपर वाले का नाम बोलो। 2,3 डाइमिथाइल 2,3 dimethyl butane. बिल्कुल सही है, छापते भी रहिए। नीचे वाले का नाम बोलो। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सही है। आप साफ साफ लिखेंगे, मैं मास्टर हूँ, मैं घसीटा लिख सकता हूँ जी। आप साफ साफ ड्रॉ भी करेंगे। आइसोमर सबको मालूम है Yes, sir. कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो पर ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर अलग हो। स्ट्रक्चर अलग होंगे तो नाम अलग होंगे, वो दिख ही रहा है सर, हमने 5 आइसोमर ड्रॉ कर लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनमें चेन कौन? तो सर जब आइसोमर तो कोई हो लेकिन ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर अलग होने के पीछे रीजन क्या हो? मेन चेन या साइड चेन यानी कि ब्रांच का साइज ही अलग होना चाहिए। तो कोई भी 2 लोग चेन आइसोमर कब कहलाएंगे? जब
या तो उनकी मेन चेन का साइज अलग होगा या तो ब्रांच का साइज अलग होगा। तो आइए देखें, ये जो पहला कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन की मेन चेन है? 6। और ये जो दूसरा है उसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? 4। तीसरे में 5, चौथे में 5 और पांचवें में 4। हेलो हेलो, यस सर। चलो, Yes, sir. आपने ऑर्डर हालांकि मेरे हिसाब से लिखा होगा, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लीजिएगा। अपनी कॉपी में लिखा हो ना, अच्छा मेरे को बता दो ना, मैं वही डाल देता हूँ। फर्स्ट हमने इसको बनाया, हेलो। सेकंड हमने किसको बनाया बच्चों? 2 मिथाइल methyl पेंटेन। अच्छा, थर्ड किसको बनाया है? 3 3 methyl मिथाइल पेंटेन। फोर्थ किसको बनाया है? 2,3 dimethyl butane. फिफ्थ किसको बनाया है? 2,2 dimethyl butane. ठीक है, हेलो। Yes, sir. अब यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं चेन आइसोमर्स कौन कौन है, तो चेन आइसोमर्स होगा बेटा, चलो आ रही मेरी आवाज सबको? हेलो, यस सर। हाँ, तो यस सर। इनमें चेन आइसोमर होगा बेटा फर्स्ट के साथ, आगे समझ में। तो पोजीशन वाला एक बार और समझा दीजिए. पोजीशन वाला एक बार फिर से समझ लो। एक बार फिर से मैं दोबारा बोल दे रहा हूं आइसोमर्स के लिए। बेटा चेन आइसोमर्स आप तब हो सकते हो जब आपका मेन चेन का साइज में ही फर्क हो। इसीलिए फर्स्ट जिसमें मेन चेन 6 कार्बन की है वो चेन आइसोमर होगा किसी भी उसके साथ जिसका मेन चेन का साइज अलग हो। यानी कि फर्स्ट चेन आइसोमर होगा या तो सेकंड के साथ या तो थर्ड के साथ, दोनों के साथ होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सेकंड एंड फर्स्ट आर, तो जवाब आप दोगे चेन आइसोमर्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे थर्ड एंड फर्स्ट आर, तो आप जवाब दोगे चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि उनका मेन चेन का साइज फर्क है। और फोर्थ और फिफ्थ ये भी चेन आइसोमर्स होंगे, किसके साथ? फर्स्ट के साथ और सेकंड और थर्ड के साथ। तो चेन आइसोमर्स के केस में पेयर बना रहा हूं, फर्स्ट चेन आइसोमर होगा किसके साथ? सेकंड उठा लो या थर्ड उठा लो। ये चेन आइसोमर होगा किसके साथ? फोर्थ उठा लो या फिफ्थ उठा लो। मतलब इस पाले का कोई भी एक आदमी इस पाले के किसी भी आदमी के साथ चेन होगा, ये इस पाले के किसी आदमी के साथ चेन होगा। क्यों? क्योंकि चेन का मतलब होता है मेन चेन का साइज अलग होना। अब जब मेन चेन का साइज सेम हो, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, मेन चेन का साइज सेम होना ही चाहिए, लेकिन मेन चेन का साइज सेम होने के अलावा ब्रांच की पोजीशन में फर्क है, तब तुम पोजिशनल आइसोमर कहलाओगे। मतलब सर, मतलब यहां पे मेन चेन किसकी किसकी सेम है? सेकंड की और थर्ड की। तो सेकंड और थर्ड आपस में क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ आपस में क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर। हेलो, यस सर। बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो भैया, सबने फोटो बना ली है? वो तो बना ही ली थी। नीचे ये लिख दिया चेन ऑफ पोजीशन की वो ये सेट। आगे बढ़ जाओ। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अल्केन्स में स्टार मार्क डालेंगे, नेक्स्ट स्टार मार्क डालेंगे अल्केन्स में। अल्केन्स में आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। शुरू करूं? यस सर। चलो बेटा, अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमें यह जानना है बेटा कि अल्केन को बनाने के तरीके क्या क्या हैं। अब बेटा यहां से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब सर 10वीं में शायद ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है, भले आप 11वीं में कोई बायो का बच्चा हो, 11वीं में ना पढ़ी हो, 11वीं तक साइंस मैथ्स वालों ने पढ़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा? सर ट्रिग्नोमेट्री में ना हमको 11वीं में, खैर आपको ज़्यादा अच्छे से एहसास होता है, LHS से बराबर RHS प्रूफ करना होता है बेटा। एक्चुअली केमिस्ट्री में भी आगे 12th में आओगे तो बोर्ड में करना पड़ेगा। क्या? कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब किसी A रिएक्टेंट को B में बदलो। अब LHS से RHS कैसे जाएं? मैथ्स में LHS से RHS जाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले याद होते थे। अरे यार, भले तुमको फॉर्मूले डिराइव करते आते हों, जैसे साइन C प्लस साइन D,
हेलो, भले तुमको डिराइव भी करते आते हो, लेकिन ऐसे सेट ऑफ फॉर्मूलेज हमको याद रहते हैं ना। हेलो, यस सर। यस सर। तो बेटा वैसे ही अगर आगे 12th तक आप केमिस्ट्री में कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, तो आपको ये बिल्कुल समझ रखना पड़ेगा कि अब आपको ये चीज़ें हम बिल्कुल समझेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, यानी कि उसके पीछे का मैकेनिज्म, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें फॉर्मूले, यानी कि इससे ये ऐसे बनता है, ये याद होना चाहिए। सर ये याद कैसे होगा? याद करने का हमारा एक ही प्रावधान है, नोट्स को रीड करना। रीड करना कैसे? नोट्स को प्रॉपर उठाओ और मुंह से बोलना शुरू कर दो, घुन घुन करके रटना नहीं है, सिर्फ रीड करना है तेज से कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए। आपकी आवाज़ अगर आपके कानों तक जा रही है और जो भी इंग्लिश आप बोल रहे हो वो हिंदी में आपको मन में समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम सोचते मातृभाषा में। न समझ में आए रिकॉर्डिंग देख लो दोबारा, या तो अगली क्लास में मेरे से फिर पूछ लो, लेकिन ये रीडिंग का काम रेगुलर होना चाहिए। मैं कहता हूँ आधा घंटा ही सही, नोट्स रीड ज़रूर करने हैं नेक्स्ट क्लास में बैठने के पहले। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आप रोज़ रीडिंग बस ईमानदारी से करोगे तो विद इन 8वें 9वें दिन आपको नोट्स आराम से गाने जैसे, गाना याद होता था, याद हो जाएंगे। नहीं करोगे, बैठ के घोंटने की कोशिश करोगे, तो बेटा उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनके पीछे के मैकेनिज्म लॉजिकल होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी शुड नो कि फैक्चुअल चीज़ें क्या हैं। जब हम इनके मैकेनिज्म जान लेंगे धीरे धीरे तो और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। पर कीपिंग इन माइंड एक कॉमन सेंस और दे रहा हूं आपको कि बेटा आप बताओ, क्या अल्केन्स को बनाने के उतने ही तरीके होंगे जितने एनसीईआरटी में दिए? नहीं सर, अगर केमिस्ट्री में एमएससी करेंगे ना तो शायद 2000 तरीके होंगे, लेकिन बेटा हमको एमएससी तो शायद नहीं करना है, हमको अगर नीट देना है तो हम एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, और जेई देना है तो हम इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो फिर ये पढ़ क्यों रहे हैं सर? ये पढ़ इसलिए रहे हैं बेटा कि भाई लगभग 13 लाख या 14 लाख बच्चा जेई देता है और 16 या 17 लाख बच्चा नीट देता है। उनमें से 30,000 सीटें नीट की हैं अच्छी सरकारी कॉलेज की, और 30,000 आईआईटीज एंड आईटीज में मिला के सीटें हैं मोटा मोटा ढंग की। तो ये 60,000 लोग कौन तय करेगा कि ये इन कॉलेजों में पहुंचे? ये एग्ज़ाम तय करेगा। ये एग्ज़ाम से क्या हो जाएगा सर? उन कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी? नहीं बेटा, एक्चुअली कॉलेज में अच्छी पढ़ाई या ख़राब पढ़ाई नहीं होती। हाँ, आप अपने जैसे कॉम्पिटेंट लोगों के साथ जब पहुंच जाते हो ना बेटा, तो आप खुद ही में ऐसा माहौल बना लोगे कि अब भाई आईआईटीज एनआईटीज या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में क्यों कंपनीज कैंपस में लोगों को पैसा देके उठा लेती हैं? क्यों उठा लेती हैं? रीज़न उनका केवल ये होता है कि इन बच्चों को सीखना आता है। और उनको कैसे पता है इनको सीखना आता है? क्योंकि आप अपने जैसे 14, 15, 16 लाख लोगों के साथ सबको 2 साल मिले, लेकिन आपने सीख लिया, कॉमन सेंस लगा लिया, तभी ना उस 3 घंटे में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाए। तो जेई या नीट ये चीज़ का प्रमाण है कि आपको सीखना आता है। हेलो हेलो, यस सर। ऐसा नहीं है कि ये काम आएगा जीवन में कहीं, लेकिन ये इस चीज़ के ज़रूर काम आएगा कि आप अपने जैसे 14 लाख बच्चों से क्या कम बोलते हो हैं। जैसे आप किसी को कोई काम समझाओ तो कोई कहता है ना हैं, तो हैं बोलने वाले लोग हमको कंपनीज में कम चाहिए होते हैं। हेलो, कि काम एक बार बताओ काम हो जाए। कौन कम बोलेगा हैं? जिसका कॉमन सेंस ठीक होगा। कॉमन सेंस ठीक होगा तो हमेशा ही ठीक होगा। तो ये एक्चुअली इस चीज़ का पेपर है। तो थोड़ा सा वापस कंटेंट में आते हैं। ये मैं बोल फिलहाल इसलिए रहा था कि अब मैं आपसे ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, तो ये चाह रहा हूँ कि नोट्स का रिवीजन और रीडिंग, रिवीजन मतलब बैठ के घोंट नहीं लेना है, रीड करना है कैसे कि हिंदी समझ में आए। पर ये रोज़ होनी चाहिए, वरना बेटा खतरा हो जाएगा आपके लिए, और करोगे तो एकदम हलवा जैसे हो जाएगी केमिस्ट्री। ठीक है, चलो। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में, अच्छा इससे तरीके और बहुत ज़्यादा हैं बेटा, लेकिन हमको पढ़ने केवल इतने हैं। क्यों? क्योंकि ये जेई और नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, हमको बाकी 200-2000 तरीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम वी विल स्टिक टू एनसीईआरटी, इससे आपका काम मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है,
पॉइंट क्रमांक प्रिपरेशन में बच्चों पहला प्रिपरेशन लिखेंगे पॉइंट क्रमांक बड़ा 1 और बड़ा 1 होगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हमें अल्केन्स बनाने हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने हैं। किन से? तो पहला तरीका है अल्केन को बनाने का, पहला तरीका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने में पहला पॉइंट लिखेंगे रोमन नंबर 1, इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद अल्कीन एंड अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम to form alkenes, full stop. This process is called hydrogenation. पहले इंग्लिश लिख लो बेटा, फिर इसके बारे में हिंदी में चर्चा करेंगे। इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो तो बोलो। इस टेंस से है, इस बात को समझ लेते हैं क्या। एग्जाम्पल करके लिखेंगे बच्चों। इसमें रोमन नंबर नहीं डालिएगा, कोई रोमन नंबर 1 का आप इस्तेमाल कर चुके हो, सिर्फ सीधा एग्जाम्पल लिखेगा। बेटा यहां मैं कह ही रहा हूं, पहले सुन लीजिए। ये अल्कीन है। सर अल्कीन को आपने ऐसे क्यों बनाया है? कोई मुझे बताएगा? अल्कीन के रिस्पेक्ट, अल्कीन के कार्बन के रिस्पेक्ट में शेप कैसा होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। शायद इसलिए मैंने इसको एक ट्राइंगुलर वर्जन में बनाया कि डबल बॉन्ड ये और ये, हर कार्बन ने ट्राइंगुलर वर्जन बनाया। अगर इसमें आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो तो हाइड्रोजन गैस पास करने का तरीका एक्चुअली होता है कि निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए आप ये काम कराइए और साथ में हीट कर दीजिए। होगा क्या? होगा, कॉमन सेंस की बात केमिकल बॉन्डिंग से ये है कि पाई हमेशा सिग्मा बनना चाहता है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड होकर उससे जुड़ जाएगा। यहाँ इस बच्ची ने हाइड्रोजन नहीं दिखाया जुड़ते हुए, तो मैं आपके लिए अलग से लिख दे रहा हूँ, एक H और एक H आप अलग से लगा दीजिए। सर ये फ्री वैलेंसी क्यों है? कि यहाँ से कुछ भी जुड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये 2H 2 पाई को तोड़ के, एक पाई को तोड़ के सिग्मा बन के अल्केन बन जाएगा। कभी भी अल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, तो थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए बच्चों कि क्या आप ये बात जानते हो? 10th क्लास से नहीं जानते तो आज से सुन लो। क्या आप ये समझ रखते हो कि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं? अल्केन्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। हेलो, ये पता है आपको? हेलो हेलो, अच्छा नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं बेटा। अल्केन्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं सर? क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन दोनों सेम ही हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नहीं, कोई प्लस नहीं होगा, कोई माइनस नहीं होगा, कोई खींचतान नहीं होगी, कोई पोलैरिटी नहीं होगी। लगभग हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग बराबर है, तो यहाँ पे भी कोई खींचतान इलेक्ट्रॉन की नहीं है। जब खींचतान ही नहीं है तो बेटा कहीं प्लस माइनस जनरेशन ही नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई इस पे क्यों देखेगा, कोई इस पे अटैक ही नहीं करना चाहेगा। इसलिए अल्केन्स को कई लोग कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट को लैटिन में कहते हैं पैरा और रिएक्टिविटी को कहते हैं एफिनिटी, एफिन्स। इसलिए शायद अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये मैं लिखवाऊंगा पर एक कॉमन सेंस आपको दे रहा हूँ। लैटिन में अल्केन को पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि एकदम इनकी रिएक्टिविटी लीस्ट होती है। कोई अगर रिएक्टिव लीस्ट है तो बेटा पर्याप्त स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। हेलो, अब हाँ बोलना पड़ेगा। तो बेटा अगर कोई स्टेबल चीज़ बन रही है तो आपको ही नहीं लगता सर अगर कोई स्टेबल चीज़ बन रही है मतलब उसकी एनर्जी बहुत कम होगी? अच्छा सर, अगर एनर्जी कम है तो कोई भी रिएक्शन होने में तो एनर्जी का कंजर्वेशन तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो बेटा अगर इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो एक्स्ट्रा एनर्जी गई कहाँ? बेटा हमेशा जब भी ये प्रोसेस होता है ना, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेट होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इसलिए ऐसा एक कॉमन सेंस की गाइडलाइन है कि हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। शायद आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि अल्केन्स बनते हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल है तो उनकी एनर्जी कम होगी, तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ? जब अनसैचुरेटेड सैचुरेट होते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज करते हैं। हेलो, यस सर। ठीक है। वही काम अगर अल्काइन के साथ हो जाए बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C, वो 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि उस पास 2 पाई हैं तो 2 H आ जाएंगे। देख लो, 2 ऊपर और 2 नीचे। मैं बना देता हूँ, इस बच्चे ने बनाया नहीं है। 2 नीचे और 2 ऊपर। बात समझ में आती है?
यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी। और मैंने नेक्स्ट लाइन से लिखा भी है कि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी एक्सचेंज। डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, कब? जब एनर्जी रिलीज होती है। इस पे और चर्चा करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, पर फिलहाल शायद आप ये जानते हो कि एंथैल्पी चेंज यानी कि एनर्जी चेंज को डेल्टा एच से लिखा जाता है, और डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन फिलहाल आपने यहाँ क्या लिख दिया? नेगेटिव। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक बोलना पड़ेगा? नो सर। चलो पहले इतनी बात को लिख लो बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। रोमन नंबर 2 लिखेंगे catalyze the reaction at room temperature while high temperature and pressure is required for nickel as catalyst। ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग है, पर पहले इसको लिखें, फिर इसके बारे में थोड़ी सी मैं हिंदी बताऊंगा आपको, है ना। पहले कॉमन सेंस दे दूं आपको बेटा। यूजुअली थोड़ा सा एक कॉमन सेंस जान लो कि मान लो ये एक रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्ट करता है रिएक्टेंट बी के साथ। कभी भी बेटा दो रिएक्टेंट जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन करने का अर्थ पता है क्या होता है बेटा? एक्चुअली एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है, अटैक करता है, एक्चुअली अटैक करता है। सर ये अटैक होता क्यों है? ये कॉमन सेंस है बेटा। ये अटैक होने का प्राइमरीली कारण है प्लस माइनस का अट्रैक्शन। क्या आप ये बात जानते हो कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है? हेलो, यस सर। अच्छा, तो एक कॉमन सेंस फिर से दे देता हूं। हमेशा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के पीछे की नीति होती यही है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक है CH3Cl, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए हो गया मान लो CH3Cl और बी हो गया मान लो NaOH। अब क्या आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से इतनी बात पता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसका कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका खींचेगा। पोलैरिटी दिख गई बेटा, प्लस माइनस। हेलो, यस सर। अच्छा, कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप? कार्बन की केमिस्ट्री। हेलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की होती है ना भाई, बोलो। यस सर। अच्छा, तो कार्बन पे क्या चार्ज है? प्लस। इस प्लस के लालच में आएगा कौन? बी का वो हिस्सा जिसमें औकात हो प्लस के पास जाने की। किसके पास औकात है? Na+ के पास कि OH- के पास? हेलो, OH माइनस। ये जाएगा, अटैक करेगा, मतलब एक ने मार खाई, दूसरे ने मारा। हेलो, वो कंपाउंड, वो रिएक्टेंट जो मार खाता है, वो हमारी केमिस्ट्री की भाषा में टेक्निकली क्या कहलाता है बच्चों? सबस्ट्रेट। जो मारता है हमारी केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहलाता है बच्चों? नहीं, रिएजेंट अटैकिंग स्पीशी को जन्म देने वाला होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है अभिषेक, NaOH रिएजेंट है बेटा, पर OH- को मैं क्या कहूंगा? अटैकिंग स्पीशी। हेलो, अब बेटा खुद समझो, जब कोई ए दूसरे बी को अटैक करता है ना, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है। जैसे जब सलमान खान को गुस्सा आता है और वो दबंग में हीरो को मारता है, तो एक स्टेज दिखती है ना, जो एकदम क्लोज मोशन की घूसा मार रहा है और हड्डी टूट ही रही है, वो समझ रहे हो? एकदम वो नैनो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात कर रहा हूं मैं। हेलो, और एंड प्रोडक्ट विलन मर गया। एंड प्रोडक्ट क्या है? विलन मर गया। बट विलन के मरने और हीरो के मारने के बीच में जो स्टेज आती है ना, जो फोटो खींच के दिखाते हैं कि देखो देखो घूसा खाया, हेलो, हड्डी पसली टूट रही है, हेलो, ऐसा एक दो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं ना एकदम स्लो मोशन करके। हेलो, यस सर। अच्छा, हमको वो इंटरमीडिएट सोचना क्यों जरूरी है? इसलिए सोचना जरूरी है क्योंकि वही मैकेनिज्म, वही चीजों की सोच बनाता है। अब पॉइंट ये है बेटा, वो सोच के हम बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजों का भी जवाब दे पाते हैं। जैसे बेटा मान लो ये अल्कीन है। अल्कीन को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करना है तो पता है एक दूसरे को अप्रोच कैसे करना पड़ेगा? मैं एक्चुअल अप्रोच की बात कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स के। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को अगर एक दूसरे के साथ आना है सर, तो ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा और नया बॉन्ड बनना पड़ेगा। मतलब सामने देखना, ये बॉन्ड टूट ही रहा है जिसको मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूं, ये बॉन्ड बन ही रहा है जिसको मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। दोनों काम पैरेलली एक साथ होते हैं बेटा। हेलो,
हेलो। Yes, sir. और इस स्टेज को हम इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। अब बेटा जो ये इंटरमीडिएट स्टेज में हमारी मदद कर जाए ना, वो कहलाता है कैटलिस्ट। वो कहलाता है, Catalyst. अब पता है वो जो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट लिखे, उनका अर्थ क्या है? देखो बेटा, कैटलिस्ट पता है क्या करता है? ये जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, एक्चुअली निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, में बहुत अच्छे सॉलिड मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? Solid metals. अब ये सॉलिड मेटल्स में ना बच्चों एक टेंडेंसी होती है एडजॉर्ब करने की। सर ये एडजॉर्प्शन क्या होता है? बेटा आप बाहर घूमने गए, मिट्टी आपके मुंह में चिपक गई, दिस इज एडजॉर्प्शन। खून के अंदर घुली नहीं। हेलो, एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस में चिपकना। हेलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अच्छा, तो एक्चुअली वो क्या, एक्चुअली ये जो सॉलिड कैटलिस्ट है ये करते क्या है बच्चों? जो जैसे मान लो ईथीन भी एक गैस है, वो ईथीन को क्या करेंगे? वो ईथीन को खुद में एडजॉर्ब करा लेंगे। एडजॉर्ब करा लेंगे मतलब अपने सरफेस में ईथीन को चिपका लेंगे। हेलो, Yes, sir. अभी चिपक गया तो इस ईथीन का ना एक ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। अच्छा, अब इस ओरिएंटेशन पे आसानी से अटैक कौन कर सकता है? दूसरा रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? दूसरा रिएक्टेंट है H बॉन्ड H। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, तो अब आप खुद सोचो कितनी आसानी से ये जुड़ते जाएगा, ये टूटता जाएगा। अब मान लो इनका अप्रोच कैसे होता कि एक H बॉन्ड H ऐसे आता और ये अटैक इसको ऐसे करता, तो आप बताओ ये दोनों तो एक दूसरे से बातचीत कर पाते, ये हाइड्रोजन इससे बात कर पाता? नहीं। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अरे एक ओरिएंटेशन की भी बात होती है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको आपके किसी दोस्त, किसी लड़के से आपकी लड़ाई हो गई या किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई, तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे? ए इसको पकड़। वो ऐसे होता है ना, पीछे से पकड़ लेते हैं और फिर आप बढ़िया उसके मुंह में घूसा मार सकते हो। बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये जो कैटलिस्ट है ना बेटा, ये इसको ऐसे ही पकड़ रहा है कि ए मेरे भाई, हाइड्रोजन कह रहे हैं मेरे भाई आ अटैक कर। बात समझ रहे हो? तो बेटा ये ओरिएंटेशन प्रॉपर हो जाता है फॉर द अटैक। हेलो Yes, sir. हेलो हेलो। ये सॉलिड कैटलिस्ट कैसे कैटलाइज कर रहा है? कॉमन सेंस मिलता है। हेलो, Yes, sir. क्लास 12th में जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और टेक्निकली पढ़ेंगे बेटा। मैंने केवल आपको अभी कॉमन सेंस दिया। मैं आगे बढ़ सकता हूं? Yes, sir. Room temperature पे. रूम टेम्परेचर पे भी वो कैटलाइज कर सकते हैं, परंतु यही काम अगर आपको निकल से कराना है तो आपको हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा। हेलो, Yes, sir. ये जो ट्रायंगल का साइन है ना बेटा, ट्रायंगल का साइन क्या दर्शाता है? हीट करना। हेलो, Yes, sir. मतलब कोई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ ऐसे ही एक आदमी को, मान लो मुझे किसी को घूसा मारना है, मैं हाइड्रोजन हूं, मैं उसको घूसा अच्छे से कब मार पाऊंगा? जब कोई उसको पकड़ेगा अच्छे से। तो उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया तो मेरी मदद कर रहा है। हेलो, तो कुछ प्लैटिनम और पैलेडियम ऐसे कैटलिस्ट हैं जो नॉर्मली मेरी मदद कर देंगे, पर निकल एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसको मुझे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर बनाने में पैसा लगेगा। हेलो हेलो। Yes, sir. तो आप मुझे बताइए, प्लैटिनम और पैलेडियम महंगे आएंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही काम कर रहे हैं, कि निकल महंगा आएगा जो कि थोड़ा सा हीट करना पड़ रहा है? निकल. खुद बोलो, निकल आएगा. खुद बोलो। निकल आएगा सर. क्यों निकल आएगा बेटा? आप ऐसा समझो कि कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मली भी काम कर दे रही है नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो ज़्यादा एफिशिएंट है कि जिसको ला के मुझे काम करना पड़ रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट है? भाई सिला सिलाया कपड़ा जब बाजार से खरीद के लाओगे, नॉर्मली पहन लो, कि कपड़ा लाए फिर खरीदे, फिर टेलर को दिए, फिर साइज कराए, कि कस्टम्ड कपड़ा ज़्यादा महंगा आता है? ऑब्वियसली रेडीमेड महंगा आता है। Custom. रेडीमेड महंगा आता है ना, टेलर वाला सस्ता कपड़ा आएगा। हेलो, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ जाएगा। हेलो, Yes, sir. मेरी बात नहीं समझ रहे भाई। एक्चुअली सच्चाई ये है, वैसे कॉमन सेंस से भी पूछ लो बेटा, प्लैटिनम लोग सोने की जगह सॉलिटेयर उंगली में पहनते हैं, कितना महंगा आता होगा?
क्योंकि ये महंगे आते हैं, और महंगे इसलिए आते हैं क्योंकि अच्छे मेटल्स हैं बेटा। तो प्लैटिनम और पैलेडियम इतने अच्छे और महंगे मेटल्स हैं कि वो कैटलाइज करना उनको एक्स्ट्रा टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुमने इतना पैसा खर्चा कर दिया उस पर। निकल जो कि एक सस्ता कैटलिस्ट है, वो अगर लाते हो तो तुमको थोड़ा सा टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। हेलो हेलो, यस सर। इतनी बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अल्केन्स को बनाने का दूसरा तरीका लिखेंगे बच्चों। अल्केन्स को बनाने का दूसरा तरीका है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। किससे बनाना है? बड़ा वन समाप्त होता है बच्चों। अल्केन्स को हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाने के बारे में जो जानकारियां पढ़नी थी पढ़ ली हैं। फैक्चुअल बातें हैं, याद रखनी पड़ेंगी। जो थोड़ी बहुत हमको डिटेल उसमें मिल गई। बाकी हमको वो याद रखना है कि अल्केन को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बना सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजिनेशन करा के। अब दूसरा तरीका है अल्केन को बनाने का, किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनेगा? अल्काइल हैलाइड से अल्केन को बनाने का पहला तरीका, रोमन नंबर 1, वुड्स रिएक्शन। पहला तरीका क्या है? वुड्स रिएक्शन। अब बच्चों ऐसी चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन क्या है? आइए पहले वुड्स रिएक्शन को समझ लें। शुरू करूं? चलो, वुड्स रिएक्शन में बच्चों सबसे पहले हम बिना किसी इंग्लिश के रिएक्शन की जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों अल्काइल हैलाइड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन की चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो आर बॉन्ड एक्स लगा दिया तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है? तो लिखा एक्स हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ मैं सोडियम मेटल का। ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर क्या है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब एक माध्यम, एक मीडियम। नॉन पोलर यानी कि इसमें पोलैरिटी नहीं होती जैसी पानी में होती है। हमें पता है पानी में H और O होता है, ऑक्सीजन में माइनस, हाइड्रोजन प्लस। लेकिन ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में काम हो रहा है। क्यों? मैं अभी पूरी जानकारी दूंगा, पहले लिख लें। इससे बनता है आर बॉन्ड आर, यानी कि यही जो आर था वो अपने ही जैसे आर के साथ जुड़ गया, शायद इसलिए बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगाया हुआ है। ये कहला रहा है हायर एल्केन। और साथ में बनता है NaX, स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा हुआ है, ये भी 2 लगा हुआ है। पहले ये रिएक्शन लिख लो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। मिलेंगे। बस वुड्स के बारे में कॉमन सेंस दे रहा हूं, ये आपको लिखनी नहीं है बेटा, ये आपको लिखनी नहीं है, थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस बस दे रहा हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ कॉमन सेंस के लिए। देखो बेटा, अल्टीमेटली हम यहां कर क्या रहे हैं? अभी बस पेन छोड़ दो, मेरी बस बात सुन लो। हम कर रहे हैं सर, एक अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम की मौजूदगी में दूसरे अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा रहे हैं। सोडियम एक मेटल है बेटा, हम सब जानते हैं। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज एक इलेक्ट्रो नेगेटिव चीज के साथ रहना चाहेगी, और इस चक्कर में ये सोडियम इन हेलोजन को अपने साथ ले जाएगा। सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ऐसे 2 सोडियम लगेंगे। जैसे ऐसा काम होगा, 2 NaX निकल गए, और ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे और R बॉन्ड R के रूप में हायर एल्केन बना लेंगे। कॉमन सेंस इतनी आती है पहले? हेलो, यस सर। अब अगर आप मेरे से पूछो सर ये तो आप याद करा रहे हो सर, बेटा सच्चाई ये है, मैकेनिज्म हर रिएक्शन की होती है, पर जेई मेंस लेवल तक आपको बहुत ज़्यादा कहानियां पता होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वुड्स बहुत ज़रूरी है, हालांकि ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसलिए मैं आपको मना किया हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। लिखेंगे अभी भी हमारी कॉपी से ही नेक्स्ट क्लास में। बस फिर एक कॉमन सेंस, लेकिन अगर आपको जानना है, अगर जानना है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार मदद कर देता हूँ। देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि सोडियम एक मेटल है, बोलो हाँ।
जानते? Yes, sir. अच्छा, तो सब लोग ये भी जानते होंगे कि मेटल है तो मरा जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। Yes, sir. जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इस इलेक्ट्रॉन की लालच किसको आएगी? वो जो अल्काइल हैलाइड के साथ हेलोजन है, ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको ये भी पता है। हेलो, Yes, sir. इस इलेक्ट्रॉन को कौन कहेगा कि मेरे पास आओ? इस इलेक्ट्रॉन को हेलोजन कहेगा, अरे यार मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी, ए इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। जब ये ऐसा कहेगा तो उसको कार्बन के साथ जो उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाया हुआ, भाई हेलोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 7। Yes, sir. 7 होते हैं। 7 में उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो उसको अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन जिससे उसने बॉन्ड बनाया था उसकी जरूरत नहीं होगी। हेलो, नहीं है। लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा ही। देख लो भाई, इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना, तो अभी हेलोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक्स्ट्रा है तब ना ये माइनस है। ये एक एक्स्ट्रा कौन सा इलेक्ट्रॉन है सर? एक एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रॉन है जो एक एक्स्ट्रा आया है, मान लो ये। तो उसने उसको अब कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता तो नहीं है ना। तो बेटा तुम बताओ, आर एक्स के साथ कैसा फिशन करेगा? होमोलिटिक। ये कहेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले होके अलग हो जाओ। हाँ, मतलब इनके बीच में होगा होमोलिसिस। हेलो, Yes, sir. होमोलिसिस से होगा क्या? जो आर है वो अलग हो जाएगा। क्या करके? आर अलग होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। मतलब ये क्या बन गया बेटा? अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ है तो वो क्या कहलाता है? Free radical. हेलो, Free radical. हेलो, Yes. जब एक सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो एक एक्स को एक्स माइनस बना देगा। वैसे ही दूसरा सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देगा